दोस्तों अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। पूछा गया क्वेश्चन में, जब किसी फूल में पुंकेसर कार्यशील नहीं होता है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब पुष्प से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में लिखा गया है। और दोस्तों विद डायग्राम के साथ भी समझाया गया है। वर्तिका क्या है, इसमें अंडाशय क्या है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, इस तरीके से सभी के बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल में समझाया गया है। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाता। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी। इनमें से कौन सी धातु है जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी या फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा परिष्कृत मतलब शुद्ध नहीं किया जाता है। टिन हो गया, जिंक हो गया, निकल या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द्वारा कौन कौन सी धातु हैं जो परिष्कृत या फिर शुद्ध किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक हो गया टिन, दूसरा हो गया दोस्तों जिंक, तीसरा हो गया दोस्तों निकल, फिर हो गया दोस्तों एल्युमिनियम एल्युमिनियम, फिर हो गया सिल्वर Ag, और दोस्तों Au सोना। वैसे दोस्तों Ag और दोस्तों Au मतलब सिल्वर और सोना प्रकृति में लगभग मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब किसी से लगभग रिएक्टिव नहीं होती हैं। तो दोस्तों इनमें से इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम दोस्तों, इसको पोटेशियम जो धातु है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द्वारा इसको शुद्ध नहीं किया जाता। बाकी ये तीनों धातु दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में। देखिए बोला गया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी अशुद्ध धातुओं जैसे तांबा, जस्ता, निकेल, जिंक, सिल्वर और सोना आदि को विद्युत धारा का उपयोग करके शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है दोस्तों, ये सभी धातुओं को विद्युत धारा उपयोग करके उसको शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर, याद रखिएगा दोस्तों, अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातुओं को दोस्तों पतली परत को कैथोड पर, अशुद्ध धातुओं को एनोड पर तथा शुद्ध धातुओं को कैथोड पर दोस्तों इसको लगाया जाता है। जिन्हें समान धातु के लवण विलयन, जिन्हें समान धातु मान लीजिए कापर है तो कापर सल्फेट का विलयन मिलाकर दोस्तों उसको डुबोकर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। सेम धातु का, अगर कापर उसमें डाल जा रहा है, तांबा जा रहा है तो तांबा का विलयन रहेगा, जस्ता को शुद्ध किया जा रहा है तो जस्ता का विलयन लगाया जाएगा, जिंक रहेगा तो जिंक का विलयन रहेगा, सिल्वर मतलब जो जिस भी धातु को आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द्वारा शुद्ध कर रहे हैं तो उसी का विलयन दोस्तों उसमें डालना जरूरी है। जैसे दोस्तों डायग्राम में क्या है देखिएगा, डायग्राम में दोस्तों यह हो कैथोड, यहाँ पर कैथोड पर क्या है दोस्तों शुद्ध धातु, यहाँ पर क्या मिलाया जाता है दोस्तों शुद्ध धातु होता है। एनोड पर क्या होता है दोस्तों अशुद्ध धातु। और इसमें दोस्तों एक जलीय विलयन होता है सेम धातु का। मान लीजिए अगर यहाँ पर कापर लगाया गया है तो कापर का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अम्लीकृत कापर सल्फेट का विलयन इसमें मिलाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध धातु यहाँ पर नीचे बैठ जाता है, बाकी जो धातु बनते हैं शुद्ध रूप से बाहर निकाल लिया जाता है। अशुद्ध धातु जो होती है क्षय होकर उसका विनाश होकर दोस्तों वह नीचे आकर बैठ जाता है। यह होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द्वारा कौन कौन सी धातुएं दोस्तों शुद्ध की जाती हैं, निकेल हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और दोस्तों Ag सिल्वर और गोल्ड, ये सभी धातुएं याद रखेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी या फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की अनिच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, रक्तचाप और अन्य अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, रक्तचाप और अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, मेडुला द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथि की बात करें दोस्तों, थायराइड ग्रंथि द्वारा चयापचय
चयापचय क्रिया को दोस्तों नियंत्रण किया जाता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय क्रिया को नियंत्रित किया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। अब दोस्तों मेडुला के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं। देखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? मस्तिष्क के पिछले हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेडुला मस्तिष्क के पिछले हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेडुला के कार्य क्या क्या होता है दोस्तों? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे हृदय की गति में हृदय का धड़कन दोस्तों ये मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। श्वसन भी दोस्तों मेडुला द्वारा होता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर का भी अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है, यह भी मेडुला का कार्य होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे उल्टी, छींकना, खांसी, निगलना और लार टपकना। लार जो बनता है, सलाइवा जो बनता है दोस्तों, यह हमारे बस में नहीं होता है, यह मेडुला द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे संकेत रिले, मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी यह जाना जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी यह जाना जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो मेडुला के जितने भी कार्य हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से दे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बोला गया किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इनमें से बोला गया है दोस्तों किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य की बात करें दोस्तों, सबसे कम होती है तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का, सबसे कम होता है। सबसे कम की बात करें बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों लाल रंग का। सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है, सबसे कम होता है बैगनी रंग का। लेकिन दोस्तों विचलन की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा विचलन दोस्तों विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी में, और विचलन सबसे कम होता है दोस्तों लाल रंग में। लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग में विचलन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें दोस्तों तो ये बैगनी रंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर पूर्ण रूप से, देखिएगा यह कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है दोस्तों, यहाँ पर श्वेत प्रकाश का किरण आ रहा है। यह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो टोटल दोस्तों 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह टोटल दोस्तों 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और 7 रंग कौन कौन से हैं? तो सबसे नीचे हो जाता है दोस्तों वी मतलब वायलेट बैगनी, फिर इंडिगो जामुनी, फिर बी ब्लू मतलब नीला, फिर जी ग्रीन, फिर वाई का मतलब येलो पीला, फिर ऑरेंज नारंगी, फिर दोस्तों रेड आर। यह दोस्तों क्रम याद रखिएगा, यह इस क्रम से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बीच वाला रंग कौन सा होता है? बीच वाला रंग कौन होता है? 7 रंगों में बीच वाला रंग कौन सा होता है? तो बीच वाला रंग हो जाता है दोस्तों हरा। इसलिए दोस्तों यह वाला क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए, विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर, ये वाला दोस्तों क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए, विवग्योर। इससे दोस्तों आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड बनेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का। जितना भी बैगनी से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य दोस्तों बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों लाल रंग का विचलन है, इसका विचलन, लाल रंग का विचलन कम होता है, लेकिन नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे विचलन का मान दोस्तों बढ़ता जाएगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, इन दोनों मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, याद रखिएगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। बस याद रखिएगा दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बाकी दोस्तों इस हिसाब से आप लोग निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में लगभग 4 बार पूछा गया था, फिर दोस्तों 2024 में भी पूछा गया था। इसके बाद लगातार दोस्तों लगभग 10 से प्लस बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेफ्रॉन किसका भाग है? तो नेफ्रॉन की बात करें दोस्तों, यह पाया जाता है किडनी में दोस्तों, गुर्दे में मतलब वृक्क में पाया जाता है। अब एक है दोस्तों, दोनों तरफ किडनी होता है, किडनी तो दोस्तों दोनों तरफ होता है, एक किडनी में दोस्तों लगभग 10 लाख से ज़्यादा
10 लाख से ज़्यादा दोस्तों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? रक्त को फिल्टर करना। नेफ्रॉन का काम होता है दोस्तों रक्त को छानना मतलब फ़िल्टर करना होता है दोस्तों नेफ्रॉन का काम। रक्त को फ़िल्टर करना होता है नेफ्रॉन का काम, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है किडनी या फिर गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नेफ्रॉन का काम आप लोगों को पता हो गया, मतलब रक्त को फिल्टर करना। नेफ्रॉन के बारे में दोस्तों कुछ और बातें जान लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है? नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर या छानने में काम करता है। इसका संरचना कैसा होता है? यह मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है, ग्लोमेरुलस और दोस्तों वृक्कनलिका रेनल ट्यूबल। अब दोस्तों ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? रक्त वाहिकों का एक गुच्छा होता है जो रक्त को छानता है। अब दोस्तों वृक्कनलिका क्या करता है? जो छने हुए तरल को संसाधित करती है और आवश्यक पदार्थों को वापस रक्त में भेजती है। मतलब जो कैल्शियम, फास्फोरस और दोस्तों आयरन वगैरह होता है वो सभी दोस्तों वापस रक्त में भेज देती है। बाकी जो वेस्टेज होता है उसको दोस्तों मूत्र के माध्यम से बाहर निष्कासित कर देती है। अब दोस्तों नेफ्रॉन किस तरह से होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेफ्रॉन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ तरह से बना होता है दोस्तों, बहुत ही इसका आकृति बहुत ही टेढ़ा होता है। और नेफ्रॉन के देखिएगा यहाँ पर बोला गया है ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा उसी को यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाया गया है। बहुत पतला नेफ्रॉन होता है, बहुत ही पतला होता है नेफ्रॉन। और उसको जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरह से वह दिखता है नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी का सभी क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक करके रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया था? तो टोटल दोस्तों इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या था दोस्तों? किससे संबंधित था? तो जड़त्व के नियम से। पहला दोस्तों जड़त्व के नियम से, दूसरा दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम से, तीसरा था दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला था दोस्तों जड़त्व का नियम। यहाँ से दोस्तों एक सूत्र का निराधार होता है, F बराबर m इंटू ए। जहाँ पर F होता है बल, लगाया गया बल, m होता है द्रव्यमान, ए होता है दोस्तों त्वरण। दूसरा नियम क्या था दोस्तों? संवेग संरक्षण का नियम होता है दूसरा नियम। तीसरा नियम होता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह होता है न्यूटन का 3 नियम। यहाँ पर दोस्तों नीचे पूर्ण रूप से दिया गया है। प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम क्या होता है दोस्तों? संवेग का नियम। तीसरा होता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको दोस्तों साइड में रखते हुए एक दोस्तों याद रखेगा, एक वाला यहाँ से क्वेश्चन, गति का दोस्तों 3 समीकरण भी होता है जो न्यूटन ने नहीं प्रतिपादित किया था दोस्तों, उन्होंने गैलीलियो ने किया था। गति का दोस्तों 3 समीकरण दोस्तों याद रखिएगा। 3 समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है? v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। दूसरा होता है दोस्तों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरा समीकरण ये होता है। इन तीनों समीकरण को दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि पहला समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। अगर दोस्तों पहले समीकरण की बात करें दोस्तों तो किसके किसके बीच में संबंध बताएगा? तो समीकरण में दोस्तों याद रखिएगा जो पहला अक्षर होता है वेलोसिटी मतलब वेग, और जो आखिरी अक्षर होता है मतलब टी मतलब समय, तो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है पहला अक्षर, और दोस्तों आखिरी अक्षर वाले से बीच में संबंध बताता है। दूसरा समीकरण की बात पूछे दोस्तों, यस होता है पोजीशन मतलब स्थिति या फिर दूरी, और आखिरी अक्षर क्या है दोस्तों? टी मतलब स्थिति और दोस्तों समय के बीच में संबंध बताता है। तीसरा समीकरण क्या है दोस्तों? वी मतलब वेलोसिटी पहला अक्षर, आखिरी अक्षर है यस मतलब स्थिति या फिर पोजीशन या फिर दोस्तों दूरी, तो वेग और दूरी के बीच में संबंध बताता है, वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है यह तीसरा समीकरण। इन तीनों समीकरण को दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और सिंपली ये वाला दोस्तों संबंध भी पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों अगर बात किया जाए न्यूटन्स के नियम से और ये दोस्तों गति के तीनों समीकरण से लगभग 25 से 30 बार दोस्तों यह क्वेश्चन बना होगा केवल 2024 के बाद। 24-25 की बात करें दोस्तों लगभग 30 बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोला गया है
अनुकूल पर्यावरणीय, यह होगा दोस्तों पर्यावरणीय, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे का निकलना क्या कहलाता है? अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे का निकलना क्या कहलाता है? बीज से नए पौधे का निकलना दोस्तों क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण। जर्मिनेशन मतलब दोस्तों अंकुरण उसको बोला जाता है। अब दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो मतलब दोस्तों वायु आवश्यक है। जल भी दोस्तों, जल मतलब नमी, जल भी आवश्यक है। और दोस्तों इस यहाँ से पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इन तीनों का दोस्तों बहुत ही आवश्यक है किसी भी बीज का अंकुरण होना। और दोस्तों बीज का अंकुरण के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर जान लेते हैं। आप लोग देखिएगा, बोला गया है अंकुरण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु। प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों? बीज का अंकुरित होना, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? जर्मिनेशन। आवश्यकता क्यों होते हैं? आवश्यकता क्या होता है दोस्तों? अंकुरण के लिए नमी या फिर पानी, हवा और दोस्तों तापमान का बहुत ज़रूरत होता है। शुरुआत में सबसे पहले दोस्तों मूलांकुर क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए यह कोई बीज है, जब अंकुरित होता है कुछ इस तरह से वो फट जाता है, तो नीचे वाले हिस्से को दोस्तों जो जड़ बनता है उसको बोला जाता है मूलांकुर। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। बीज का कौन सा भाग जड़ बनाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मूलांकुर। और दोस्तों बीज का कौन सा भाग दोस्तों तना बनाता है या फिर पूरा पौधा बनाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों परांकुर। याद रखिएगा परांकुर और दोस्तों मूलांकुर याद रखिएगा। बीज का कौन सा भाग जड़ बनाता है? तो मूलांकुर हो जाएगा। बीज का कौन सा भाग दोस्तों पौधा बनाता है या फिर तना बनाता है? तो हो जाएगा दोस्तों परांकुर। परांकुर और मूलांकुर दोस्तों ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूलांकुर को दोस्तों रेडिकल बोला जाता है, परांकुर को दोस्तों प्ल्यूमूल बोला जाता है। प्ल्यूमूल याद रखिएगा, मूलांकुर को रेडिकल और परांकुर को दोस्तों प्ल्यूमूल। ये दोनों दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों जो बीज फट के दोस्तों दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है? बीज पत्र। उसको बोला जाता है दोस्तों बीज पत्र। जब पौधा नया नया होता है, मिट्टी से थोड़ा निकला होता है, तो कुछ इस तरह से वह दिखाई देता है, दोस्तों। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीफ की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? मेंडलीफ की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया? 2025 में दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, वो भी ग्रेजुएट लेवल में दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार 2 बार आया था। मेंडलीफ की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग हो जाएगा दोस्तों वर्ग 7। और वर्ग 7 क्या होता है दोस्तों? वर्ग 7 में कौन कौन से तत्व आते हैं? सभी हैलोजन ग्रुप। यह दोस्तों हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। इसमें आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी दोस्तों तत्व आते हैं हैलोजन ग्रुप में। आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी तत्व आते हैं। वर्ग 7 को दोस्तों हैलोजन ग्रुप भी बोला जाता है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आयोडीन को समूह 7 में रखा गया है, जिसमें हैलोजन तत्व होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और दोस्तों आयोडीन। ये सभी तत्व दोस्तों द्विपरमाणुक होते हैं। ये सभी तत्व द्विपरमाणुक होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। परमाणुकता से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यह सभी तत्व जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी दोस्तों द्विपरमाणुक तत्व हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब किसी फूल में पुंकेसर कार्यशील नहीं होता। मान लीजिए दोस्तों पुंकेसर का मतलब क्या होता है? पंकेसर ने पुंकेसर होगा। 1 मिनट। क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है जब किसी फूल में पुंकेसर कार्यशील नहीं होता, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? पुंकेसर क्या होता है दोस्तों? पुष्प का मेल पार्ट होता है। पुंकेसर मेल पार्ट होता है। अगर पुंकेसर दोस्तों कार्यशील नहीं होता तो दोस्तों उसमें परागकण नहीं बनेगा। उसमें क्या दोस्तों? परागकण दोस्तों उसमें नहीं बनता है, परागकण नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परागकणों का निर्माण उसमें नहीं होता है। परागकणों का निर्माण, निषेचन दोस्तों बाद की प्रक्रिया है, लेकिन अगर परागकण ही नहीं बनेगा तो निषेचन उसमें कहाँ होगा? तो पुंकेसर मेल पार्ट है, याद रखिएगा। परागकण उसमें नहीं बनता अगर वो दोस्तों कार्यशील नहीं होता है। बाकी दोस्तों पुंकेसर मतलब पुष्प से रिलेटेड दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बनता है, पुष्प क्या होता है, बाह्यदल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, वर्तिका, सभी के बारे में दोस्तों पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों पुष्प के प्रमुख भाग और उनके कार्य, जैसे बाह्य दल पुंज क्या होता है? सेपल जिसको बोला जाता है। ये फूल के सबसे बाहरी भाग में हरी पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कली की अवस्था में फूल की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा करते हैं। दलपुंज क्या होता है?
यह फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों और परागकणों को आकर्षित करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो कीटों और परागकणों को आकर्षित करता है उसको क्या बोला जाता है। कीटों और परागकणों को आकर्षित करने वाले अंग को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा दोस्तों दलपुंज या फिर पेटल्स। अब दोस्तों पुंकेसर क्या होता है, पुमंग क्या होता है। पुंकेसर दोस्तों यह फूल का नर भाग होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, इनमें परागकण बनते हैं। परागकोश दोस्तों क्या होता है, परागकण का निर्माण किस में होता है, परागकोश में। परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। और दोस्तों फिलामेंट भी दोस्तों इसका भाग होता है जो परागकणों को सहायता देता है, जो धागे जिसमें धागे जैसी संरचना होती है। अब स्त्री केसर की बात करें दोस्तों, यह फूल के सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, एक वर्तिका होता है, दूसरा वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिकाग्र होता है, दूसरा वर्तिका होता है, तीसरा अंडाशय होता है। वर्तिका क्या होता है, यह सबसे ऊपरी वाली भाग। चलिए डायग्राम से देख लेते हैं, देखिए 1 मिनट। इसी को दोस्तों सबसे ऊपर वाले भाग को जो हरा वाला है इसको वर्तिका बोला जाता है। यह सबसे ऊपरी वाली भाग है जो पराग कणों को ग्रहण करती है। पराग कण दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यह होता है मेल पार्ट, यह मेल पार्ट होता है जो पीला में होता है, यह मेल पार्ट होता है। यहाँ से दोस्तों पराग कण आते हैं इस वर्तिकाग्र में दोस्तों स्थानांतरित हो जाते हैं। यह क्या करता है, पराग कणों को ग्रहण करता है। उसके बाद वर्तिका का काम होता है, यह जो लंबी वाली होती है नली, यह होता है दोस्तों वर्तिका। वर्तिका क्या करता है, यह वर्तिकाग्र के नीचे नली नुमा संरचना है जो पराग नली को अंडाशय तक ले जाती है। अब अंडाशय क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, यह होता है दोस्तों अंडाशय। अंडाशय होता है, नीचे होता है अंडाशय, अंडाशय तक ले जाती है। चलिए दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, देखिएगा। यह होता है दोस्तों, ये वाला जो नली निकल रहा है, यह वाला पीला वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है पुंकेसर। यह होता है परागकोश। परागकोश ऊपर वाला भाग जो होता है दोस्तों पीला वाला, ये परागकोश होता है। इसी में दोस्तों परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है इसी में, परागकण का निर्माण इसी में होता है, याद रखिएगा परागकण का। अब परागकण दोस्तों यहाँ से निकल कर चाहे इससे दोस्तों निकल कर कहाँ पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह होता है फीमेल पार्ट, वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। फिर इसी के माध्यम से, नली के माध्यम से, जिसको बोला जाता है दोस्तों वर्तिका, इसको वर्तिका बोला जाता है, माध्यम से यहाँ पर आते हैं बड़े वाले पार्ट में, अंडाशय में। अंडाशय के अंदर दोस्तों बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। उसी के अंदर दोस्तों फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है जो दोस्तों बीज का फल का रूप धारण कर लेती है, जो फल का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें जो जितने भी पुष्प से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आयरन। आयरन का प्रयोग किया जाता है हैबर प्रक्रिया में। अब दोस्तों हैबर प्रक्रिया क्या होता है, हैबर प्रक्रिया क्या होता है, हैबर प्रक्रिया द्वारा दोस्तों अमोनिया का निर्माण किया जाता है, यानी NH3 अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि नाइट्रोजन और दोस्तों प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर कैटलिस्ट के रूप में दोस्तों आयरन का प्रयोग करके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया होती है। इस रिएक्शन को दोस्तों एक क्या बोला जाता है, एक संयोजी अपक्रिया भी बोला जाता है। संयोजी अपक्रिया भी बोला जाता है इस अपक्रिया को, जो दोस्तों अमोनिया का निर्माण किया जाता है। यह दोस्तों ऊष्माक्षेपी भी अपक्रिया होती है। यह कैसी है अपक्रिया है, इस ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। आइए दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हैबर प्रक्रिया एक औद्योगिक विधि है जिसके द्वारा लौह आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करके उच्च दाब और ताप पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अपक्रिया करके अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, एक्जोथर्मिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों ये वाला याद रखिएगा, यहाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाले स्लाइड को दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है प्रमुख विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग, प्रमुख विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग, जैसे दोस्तों रिकेट्स दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। दोस्तों बोला जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा या फिर ग्वाइटर रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा या फिर ग्वाइटर रोग,
एनीमिया, लोहे की कमी, आयरन की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया रोग, जो कि रक्त क्षीणता से भी बोला जाता है। एनीमिया दोस्तों किसकी बीमारी है? रक्त की बीमारी है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से ये दोस्तों जीरोपैथैलेमिया भी होता है। याद रखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जीरोपैथैलेमिया भी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। विटामिन डी, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है, इसको होता है स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों बेरी रोग। विटामिन बी को दोस्तों थायमीन बोला जाता है, बेरी रोग। प्रोटीन की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को, राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, जिससे दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आखिरी है रक्त का जमना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का जमा होना शुरू हो जाता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बस आज के लिए ये इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।